हेलो बच्चों, क्या हाल है। आपने फर्स्ट वीडियो तो देख ही लिया होगा। उसमें हमने बहुत बेसिक सा किया था। जो कंटेंट्स हैं हमारे पूरे सिलेबस में हम क्या कवर करने वाले हैं उसको बताया गया था, थोड़ा बहुत आपको ब्रीफ दिया गया था। आज हम चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे 11th क्लास इकोनॉमिक्स का। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में रहेगा। तो आप पेन कॉपी लेके बैठेंगे और आप लिख लेंगे इंट्रोडक्शन चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, चलिए आपने लिख लिया होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, बहुत जल्दी नहीं, थोड़ा जल्दी जल्दी। ठीक है, तो एक्चुअली में ये चैप्टर जो हमारा है वो क्या है देखते हैं। जो ये आपका बुक, ठीक है, बुक आपके पास होना चाहिए। डेवलपमेंट पॉलिसीज़ एंड एक्सपीरियंस लिख लेते हैं इसको, है ना। यहाँ पे लिखना भूल गए हम। डेवलपमेंट दिख रहा है आपको साफ ना? ठीक है, डेवलपमेंट पॉलिसीज़ एंड एक्सपीरियंस। बताया था हमने क्या क्या एक्सपीरियंस किया हुआ है, या क्या क्या उस टाइम पे हमने एक्सपीरियंस किया था। ठीक है, इंट्रोडक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर में हमें करना क्या है, ठीक है। इस चैप्टर में बेसिकली हमें क्या देखना है, जो इंडियन इकोनॉमी है हमारी, ठीक है, उसका हमें ओवरव्यू करना है। आज हम अपनी इकोनॉमी जैसी देखते हैं, क्या वो एक्चुअली में ऐसी ही थी, या इसको ऐसा ही होना चाहिए था, या इससे और बेहतर हो सकता था, या और बेहतर होना चाहिए। इन सारे क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। आपको समझ में आएंगे ये सारे क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं, ओवरव्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द इंडियन इकोनॉमी आफ्टर 4 डिकेड्स, 40 साल, है ना। इसका हमें इसको पढ़ना है। और बहुत सारे हैं इसमें, जैसे 5 ईयर्स प्लान्स आपको बताए गए थे, ये हमें पढ़ना है। प्लानिंग कमीशन क्या होता है ये पढ़ना है, ठीक है। 5 ईयर्स प्लान्स क्या थे, क्रिटिकल अप्रेजल क्या था, मेरिट्स, लिमिटेशंस, ये सब पढ़ेंगे हम, ठीक है। ये आपके बुक का ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देखिए, ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। कहता है इंडिया इज़ द पाइवट ऑफ आवर एम्पायर। पाइवट का मतलब आधार होता है, बेस होता है। कहता है कि इंडिया हमारे एम्पायर का, जो हमारा पूरा ये हमारा एम्पायर है जो हम राज करते हैं, उसका पाइवट है, यानी बेस है वो। इफ़ द एम्पायर लूजेज एनी अदर पार्ट ऑफ इट्स डोमिनियन वी कैन सर्वाइव। कहता है कि अगर हमारा जो एम्पायर है, हम जो इतना राज करते हैं, अगर इसमें से कोई भी एक पार्ट हट जाता है, 2 पार्ट हट जाता है, 3 पार्ट हट जाता है, तो हम सर्वाइव कर जाएंगे, बच जाएंगे हम। बट इफ़ वी लूज़ इंडिया, लेकिन अगर इंडिया को लूज़ किया, द सन ऑफ आवर एम्पायर विल हैव सेट। तो जो हमारे एम्पायर का सूर्य इतना दमकता चमकता है, ये डूब जाएगा। ये किसने कहा था? ये कहा था विक्टर अलेक्जेंडर ब्रूस, उस टाइम पे 1894 में जो वाइस रॉय थे, ठीक है। देखिए ये इन्होंने ही कहा था। तो एक बात और आप याद रखेंगे, वैसे ये इंडिया के बारे में ही कहा जाता है, बट ये हम अपनी लाइफ पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। क्या कहते हैं कि अगर आपकी जो इम्पोर्टेंस है, अगर आपकी इम्पोर्टेंस आपसे पहले किसी और ने समझ लिया, तो आप उसके लिए, जो भी थर्ड पर्सन है, आप उसके लिए सिर्फ एक एक क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट बन के रह जाओगे यूज़ करने के लिए, ठीक है। वो सिर्फ आपको यूज़ करेगा, और जब उसका जो भी वर्क है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर आप यूज़लेस हो जाओगे। यही बात किसके लिए थी? इंडिया के लिए थी। इंडिया कितना इम्पोर्टेंट था वर्ल्ड के लिए, या कितना इम्पोर्टेंट था अपने आप के लिए, ये इंडिया नहीं समझ पाया उस टाइम पे। जो यहाँ के जो रूलर थे वो समझ नहीं पाए। इसको किसने समझा? ब्रिटेन ने। और इस इम्पोर्टेंस को समझ के हम पे क्या किया उसने? रूल किया, ठीक है ना।
तो अभी भी हमारे पास बहुत ऐसी सारी अपॉर्चुनिटीज़ है जिसको हमें पहचानने की ज़रूरत है, ना सिर्फ इंडिया के लिए, ये इंडिया की बात नहीं हो रही है, ये आप मतलब ये हमारी लाइफ के लिए भी अप्लाई होता है, ठीक है। तो आप इसको अपनी लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो कि आपकी जो इम्पोर्टेंस है इससे पहले कि कोई और समझे, आप अपनी इम्पोर्टेंस आप खुद समझ जाओ कि आपकी इम्पोर्टेंस कितनी है आपकी लाइफ में या आपकी सोसाइटी में या आपके कंट्री में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो ये आपने समझ लिया होगा। अब एक वर्ड आता है इकोनॉमी, ठीक है। तो इकोनॉमी को हम लिखेंगे आप मेरे साथ, इकोनॉमी यहाँ पे। इकोनॉमी ये डेफिनेशन है सिर्फ समझने के लिए, वैसे इकोनॉमी की डेफिनेशन आपसे एग्ज़ाम में मुश्किलें पूछेंगे वो, ठीक है। लिखेंगे द स्टेट, मेरे साथ लिख रहे हैं आप द स्टेट ऑफ अ कंट्री और रीजन in terms of the प्रोडक्शन। साफ दिख रहा है ना आपको? चलिए ऑटो फोकस कर दिया। प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन किस चीज़ का? ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज and the supply of money, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है? द स्टेट ऑफ अ कंट्री, मतलब एक देश की ऐसी हालत, एक ऐसी पोजीशन, या फिर देश या फिर कोई क्षेत्र भी हो सकता है। जैसे एक इंडिया के बारे में हम तो बात कर ही रहे हैं, हो सकता है वो कोई स्टेट हो, कोई भी स्टेट आप ले सकते हैं। कोई एक विशेष क्षेत्र है, स्पेशल एरिया है कोई, ठीक है। जैसे इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं जहाँ पे कंपनीज रहती है, फैक्ट्रीज होती है बड़ी बड़ी। इन टर्म्स ऑफ द प्रोडक्शन, वहाँ प्रोडक्शन कितना हो रहा है, उत्पादन कितना हो रहा है, कोई चीज़ कितनी बन रही है हमारे यूज़ करने के लिए, ठीक है। या फिर कोई ऐसा चीज़ तो नहीं बन रहा जो हमारे यूज़ के लिए ही नहीं है ना। बहुत सारी जगहों पे क्या होता है, ऐसी चीज़ें बना दी जाती है या ऐसी चीज़ों का प्रोडक्शन कर दिया जाता है जो हमारी डेली लाइफ में यूज़ करने के लिए होती ही नहीं है, ठीक है। कि हम ऐसी चीज़ बना रहे, क्या वो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है या हमारे लिए आगे चल, हो सकता है हम उसको डायरेक्ट यूज़ ना कर पाएँ, बट अगर उसका दूसरे जगह भेज दिया जाए, उसको प्रोसेस किया जाए तो हमारे यूज़ में आ सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए, जैसे क्या हो सकता है, जैसे शुगर केन है, गन्ना है ना। अब खेत में से ऐसे निकाला, उसको काटा और ऐसे है ना कुछ भी बनाएंगे, चाय बना रहे हैं या फिर कोई भी मिठाई बना रहे हैं, क्या उसका रस ऐसे निकाल के उसमें गाड़ दें? नहीं ना, नहीं डाल सकते उसमें। तो उसको हमें प्रोसेस करना होता है, उसको काटेंगे, उसको फिर भेजेंगे, प्रोसेस करेंगे, कंपनी में जाएगा, फिर वो चीनी बन के आएगा, तब हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन कैसा हो रहा है, किस तरीके का हो रहा है। एंड कंजम्पशन का मतलब होता है उसका जो हम यूज़ कर रहे हैं, कितना यूज़ हो पा रहा है वो। जैसे कोई भी, अब हमें एग्जांपल से ही समझना होगा। जैसे हम इंडिया में जैसे दाल खाते हैं बहुत ज़्यादा, चावल खाते हैं, या फिर क्या प्याज, है ना। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा मार्केट में इन सब की शॉर्टेज हो जाती है, प्राइस बहुत ज़्यादा हाइक हो जाता है, बढ़ जाता है। तो हमें क्या करना होता है कि बाहर जो अदर कंट्रीज़ हैं उनसे हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि हमारे यहाँ पे इन सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा कंजम्पशन है, और कंजम्पशन ज़्यादा है यानी प्रोडक्शन कम है, तभी तो दाम बढ़ रहा है ना। दाम कब बढ़ेगा कि कंजम्पशन, हम डिमांड तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं लेकिन सप्लाई है ही नहीं उस चीज़ की, तो सप्लाई नहीं है तो लिमिटेड है वो, तो उसका दाम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, है ना। तो
कंजम्पशन कितना है ऑफ गुड्स, गुड्स मतलब जो भी हम कंज्यूम करते हैं, एंड सर्विसेज, सर्विसेज कुछ भी, जैसे आपका मोबाइल नेटवर्क हो गया वो सर्विस हो गया, डॉक्टर की सर्विस होती है, सीए, लॉयर, पुलिस, इन सब की सर्विसेज होती है, ठीक है। एंड द सप्लाई ऑफ मनी, और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, सप्लाई ऑफ मनी। एक्चुअली में ये जितनी भी चीज़ें हो रही है वो सब किस चीज़ के लिए हो रही है, सप्लाई ऑफ मनी के लिए, पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है। अब हम खुश हो रहे हैं कि चलो भाई हमने तो क्या किया ना, जो ये हमारा साल है, कोई सा भी एक साल ले लेते हैं, इसी साल को ले लेते हैं कि अगर सरकार पूछेगी हाँ जी हमने मतलब कितना गन्ना उगाया, तो हमने जी मतलब इतना गन्ना उगा दिया, 500, कुछ भी हो सकता है, 500 लाख मीट्रिक टन, है ना, मीट्रिक टन उगा दिया। एक्चुअली ये कोई डाटा है नहीं ऑफिशियल, ऐसे ही मैं लिख रहा हूँ, है ना, 500 लाख मीट्रिक टन, इतना हमने प्रोडक्शन कर दिया। अच्छा ठीक है, फिर इसकी चीनी कितनी बनी, चीनी इसमें जी हमने 200 बना दिया, 200 लाख मीट्रिक टन ऐसे करके हमने बना दिया। अब इसको हम बेचेंगे तो पैसा कितना आ रहा है जी, पैसा नहीं आ रहा, तो ये सब क्या है, सब बेकार हो गया। ये सब किस चीज़ के लिए है, सप्लाई ऑफ मनी के लिए। अब खुद सोचो ना, कोई भी बिज़नेस कर रहा है, कोई भी कुछ कर रहा है, तो वो किस लिए कर रहा है, सप्लाई ऑफ मनी के लिए। सरकार भी कहती है ना टैक्स दो, टैक्स दो भाई, टैक्स दो, टैक्स दो, टैक्स बढ़ाओ, टैक्स बढ़ाओ। टैक्स कब बढ़ेगा, जब मनी का फ्लो बढ़ेगा, है ना, मनी फ्लो जब बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगी, है ना, इनकम बढ़ेगी तभी तो हम टैक्स देंगे। अब टैक्स लेते जा रहे हैं, हमारी इनकम ही नहीं है, तो क्या होगा, टैक्स हम नहीं दे पाएंगे ना, यानी सप्लाई ऑफ मनी नहीं है। तो यही होता है इकोनॉमी। इकोनॉमी में हमें क्या देखना होता है, प्रोडक्शन, कंजम्पशन, किस चीज़ का, गुड्स और सर्विसेज का, और सप्लाई ऑफ मनी। ये सब किसके लिए हो रहा है, सप्लाई ऑफ मनी के लिए हो रहा है, ठीक है। तो ये इकोनॉमी का इंट्रोडक्शन था आपका, जो इकोनॉमी वर्ड है हमारे लिए उसका इंट्रोडक्शन था, ठीक है। अब हमें फर्स्ट चैप्टर में एक्चुअली में क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना है ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ये नहीं लिखना है आपको, इंडिपेंडेंस मतलब शाम, शाम मतलब जो हमारा देश आज़ाद हुआ था, वो जो शाम थी हमारे लिए, उस शाम में हमारी इकोनॉमी कैसी थी वो हमें देखना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या देखना है, उसके बाद हमें देखना है, ये सब पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसके बाद और मतलब क्या पढ़ना है हमें, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन क्या होता है, प्लानिंग कमीशन, ये भी नहीं लिखना है, ठीक है। 5 ईयर्स के गोल्स क्या थे, 5 ईयर्स गोल्स, क्योंकि ये नहीं लिखना है इसलिए मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट एक वर्ड आता है स्टैग्नेशन, ये वर्ड आपको याद रखना है, स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का मतलब होता है रुक जाना, स्थिर हो जाना, ठीक है। एंड अंडर डेवलपमेंट, आपने ये वर्ड कई बार सुना होगा कि हम अंडर डेवलप हैं, अंडर डेवलप हैं, हम डेवलप्ड नहीं हैं, सुना है ना। वो क्यों नहीं है, वो इसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। पाइवट आपने वर्ड सुन ही लिया, पाइवट मतलब आधार, ठीक है। पाइवट का बेसिकली मतलब क्या होता है, आधार। आप लोग कॉमर्स में हैं और अगर कोई इसमें आर्ट्स का बच्चा कोई इस वीडियो को देख रहा है तो भी, या कॉमर्स का है उसके लिए तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। आप जब सीखना ही पड़ेगा आपको, जब आप एक्सेल सीखेंगे ना, एक्सेल सुना है, ये वर्ड सुना ही होगा, एक्सेल, तब इसमें पाइवट टेबल आपको सिखाया जाएगा, बहुत इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और इसमें हमें क्या देखना है कि जो इंडियन इकोनॉमी के बेसिक फीचर्स हैं, ठीक है ना, आज जो हमें दिख रहा है क्या एक्चुअली में पास्ट में भी वैसा ही था या उससे बेहतर था, या फिर फ्यूचर हमारा क्या होगा, जैसा हम आज हैं उससे अच्छा होगा या बुरा हो सकता है, ठीक है ना। तो कई लोग क्या बोलते हैं, बुरा क्यों होगा, अच्छा ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर हमने अभी कुछ गलत फ़ैसले लिए अपनी इकोनॉमी को लेके, तो हो सकता है कि हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़े, है ना। आपने सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो आपको कभी टाइम मिले तो आप इसके बारे में एक केस स्टडी पढ़ सकते हो, इसके बारे में, वेनेजुएला।
आप स्पेलिंग देख लेना, मैं स्पेलिंग में कंफ्यूज हो रहा हूँ। वेनेजुएला ये एक देश है, आप उसकी स्थिति जाके देखना कि क्या स्थिति है वहाँ की, ठीक है ना, मतलब आप देखोगे तो समझ जाओगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। और जब इस चैप्टर को हम ख़त्म कर लेंगे तो इस चैप्टर में हमें साफ साफ क्या पता चलेगा, हमें ये साफ साफ पता चलेगा कि जो इंडिया का प्रेजेंट में इकोनॉमी का स्ट्रक्चर है ना, वो ऐसा नहीं था, ठीक है, और ना आगे ऐसा रहेगा। तो हमें रहेगा पे नहीं जाना है, हमें क्या करना है, हमें पास्ट में रहना है। ये मतलब कि ऐसा सिचुएशन नहीं था, उसको हमने बहुत ज़्यादा बदला है, ठीक है, अपने हिसाब से। क्लियर है ना आपको ये? चलिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको कुछ फिगर दिखाते हैं। ये है ईव पे, है ना, ये हमारी इंडियन इकोनॉमी है उस टाइम पे। इस फिगर से आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। इस तरीके से ये दिख रहा है आपको, ये अंग्रेज़ हैं जो यहाँ पे रूल करते थे, ये हमारे इंडियंस हैं, ठीक है। ये हालत आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इनकी हालत ख़राब है टैक्स देने के लिए, ये लोग टैक्स लेने कलेक्ट करने के लिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक है। चलिए आप हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट, साथ में लिखेंगे आप इकोनॉमिक, मैं बोलता भी जा रहा हूँ लिखता भी जा रहा हूँ, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ परसुएड बाय द, यहाँ पे स्पेस मैंने छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली में स्टैंड लगा हुआ है, इस वजह से हाथ आगे नहीं जा रहा। आप कंटिन्यू करेंगे, बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट, ठीक है। गवर्नमेंट आप पूरा लिखेंगे, बदमाशी नहीं करेंगे। चलिए फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट कहता है टू रिड्यूस, ये कहता है इकोनॉमिक पॉलिसीज़, मतलब कि जो यहाँ पे अंग्रेज़ आए थे तो उन्होंने यहाँ पे कुछ पॉलिसीज़ बनाई थी। वो पॉलिसीज़ क्या थी, कॉलोनियल गवर्नमेंट जो थी उन्होंने पॉलिसीज़ क्या बनाई थी, हाँ, वो किस तरीके का मार्केट बनाना चाहते थे इंडिया को, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्योंकि बेसिक तो वही है, क्योंकि हमें तो विल में जो मिला, जो हमें अधिकार में मिला, या क्या बोलते हैं, जायदाद मिला अंग्रेज़ों की तरफ से, मतलब हमारी जायदाद हमें ही मिली है। तो वो उन्होंने उसको कैसा स्ट्रक्चर किया था, कैसा डिज़ाइन किया था, क्या किया था उन्होंने, टू रिड्यूस घटा दिया था, द कंट्री टू बीइंग अ रॉ मटेरियल, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है आपके एग्ज़ाम के लिए, रॉ मटेरियल सप्लायर फॉर Britain on rapidly expanding
अगर कोई वर्ड आपको समझ में ना आए तो मैं बोलता भी जा रहा हूँ तो आप वहाँ से कनेक्ट करेंगे। एक्सपेंडिंग, मॉडर्न, मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस। चलिए, स्टैंड उधर नहीं होगा, कॉपी तो इधर आ ही सकती है। चलिए लिख लेंगे आप, टू रिड्यूस द कंट्री टू बीइंग अ रॉ मटेरियल सप्लायर। क्या किया था उन्होंने? रिड्यूस, घटा दिया था। कहाँ तक घटा दिया था? मतलब इंडिया की जो इकोनॉमी थी उसको कहाँ तक घटा दिया था? बीइंग अ रॉ मटेरियल सप्लायर, ओनली सप्लायर। इंडिया को क्या बना दिया गया था? सप्लायर, कि बस भाई तुम यहाँ पे उगाओ और हमें भेज दो, है ना, उगाओ और भेज दो, तो हम खाएंगे क्या वो तुम जानो, बट उगाओ और भेज दो, ठीक है। फॉर ब्रिटेन ऑन रैपिडली एक्सपेंडिंग, वहाँ पे जो इतनी तेज़ी से इकोनॉमी बदल रही थी, कहाँ पे? ब्रिटेन में, है ना। ब्रिटेन में 1850 के आसपास या थोड़ा आगे करके ही, जब वहाँ पे क्या आया था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था। सुना है आपने? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। उसके लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल चाहिए था। उस रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल कहाँ से प्रोवाइड होगा? और सस्ते में, चीप, है ना। कहाँ से होगा? इंडिया से। तो उन्होंने इंडिया को सिर्फ क्या बना दिया था? रॉ मटेरियल सप्लायर, एक्सपोर्टर बना दिया था। रैपिडली एक्सपेंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट है हमारा, आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देखिए, ये हमारा शिप से जाता था, ये देखो, ये बहुत पुरानी फ़ोटो है, इस शिप से माल जाता था, गुड्स, है ना। ये दिख रहा है, ये उस टाइम के पोर्ट्स हैं। बड़े बड़े जहाज़ों में हम अपने सामान यहाँ पे मतलब लोड करते थे और वहाँ पे जाके उसको पोर्ट पे उतार देते थे, ठीक है। हम अपने लिए कुछ भी नहीं रख पाते थे, ये हालत कर दी थी हमारी। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक्सप्लॉयटेटिव, एक्सप्लॉयटेटिव नेचर। एक्सप्लॉयटेटिव क्या होता है? एक्सप्लोजिव का नाम सुना है आपने? ब्लास्ट कर देते हैं, एक्सप्लोजिव्स। तो इनका नेचर यही था, ये एक्चुअली में इकोनॉमी को पूरी तरीके से ब्लास्ट कर देना चाहते थे और कर दिया था। पूरी इकोनॉमी ख़राब कर दी थी इन्होंने। जो इंडिया कभी अपने लिए सामान खुद बना सकता था, खुद बेचता था, पैसे कमाता था, उसको उन्होंने बर्बाद करके रख दिया, ठीक है। एक्सप्लॉयट कर दिया पूरी तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, मतलब ये पॉलिसीज़ हैं, तो इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाँ जी बताइए कि जो अपना जो ब्रिटेन गवर्नमेंट थी या कॉलोनियल रूल था उसमें उनकी क्या पॉलिसीज़ थी, तो यही पॉलिसीज़ थी, ठीक है। थर्ड आप लिखेंगे साथ में, इंडिया वॉज पर्टिकुलरली, अच्छा कोई यहाँ पे है ना, आप लोग ये मत मेंशन करना कि आप ऐसे कैसे बोलते हो, मतलब प्रोनाउंसिएशन, ठीक है। वेल नोन लिख रहे हैं ना आप, इंडिया वॉज पर्टिकुलरली वेल नोन फॉर, वेल नोन किस लिए जाना जाता था? कहते हैं इंडिया वॉज पर्टिकुलरली वेल नोन, बहुत बहुत ज़्यादा फेमस था इंडिया किस चीज़ के लिए? हैंडीक्राफ्ट, और आज भी है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़, इसके लिए इंडिया बहुत ज़्यादा फेमस था। हैंडीक्राफ्ट, ये जैसे मैं बना रहा हूँ आप भी वैसे ही बनाएंगे, बट जब आप इसको लिखेंगे तो इसको पूरा ऐसे सेंटेंस में ही लिखना है, ठीक है। स्पेशली आपको पूरा लिखना है। कॉटन
एंड सिल्क। कॉटन और सिल्क में तो इंडिया का कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं था, वर्ल्ड में कॉम्पिटिटर नहीं था। ठीक है, इस तरीके के। और किस चीज़ के लिए था? मेटल एंड प्रीशियस स्टोन वर्क्स। मतलब यहाँ पे जो मेटल और स्टोन वर्क्स होते थे, जो महंगे महंगे जो हीरे वगैरह ज़वारात वगैरह होते थे, वो सब। ठीक है, और किस लिए फेमस था? ये कैसा बन गया? ठीक है, मसलिन। मसलिन का नाम सुना है आपने? मुस्लिम नहीं, मसलिन। मसलिन बेसिकली क्या है, दूसरा वर्ड जैसे बोलूँगा आप समझ जाओगे। मलमल, सुना है? मलमल का कपड़ा, इसके लिए इंडिया बहुत फेमस था। ये इतना इतना क्या कहते हैं इसको, शानदार कपड़ा होता है, बहुत बहुत अच्छा कपड़ा होता है। देखिए, जैसे ये दिख रहा है आपको, हैंडी क्राफ्ट्स बोलते हैं इसको। इस तरीके की हमारी इंडस्ट्रीज़ थी। ठीक है, आज भी है। ये देखिए, ये एक लेडी बना रही है ना, कपड़ों पे दिख रहा है आपको इस तरीके से। ये हैंडी क्राफ्ट फेमस थे हम इसमें। ये देखो, ये प्रीसियस स्टोन वर्क्स, इस तरीके के कड़े गहने ये सब बनाए जाते थे, जो जिनका वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड था। ठीक है, और बहुत महंगे बिकते थे, ये डिमांड भी ज़्यादा था। ठीक है, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा, बहुत बड़े लार्ज स्केल के एक्सपोर्टर थे। एक्सपोर्टर भी थे और अर्नर भी थे, मतलब पैसे कमाते थे हम इससे। बट जो कॉलोनियल की गवर्नमेंट थी, उन्होंने सब बर्बाद करके रख दिया था। ये देखो, ये इस तरीके के बहुत सुंदर सुंदर इस तरीके से बनाए जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे, ये थर्ड पॉइंट था। फोर्थ पॉइंट, क्या है फोर्थ पॉइंट में? कॉलोनियल गवर्नमेंट, आप पूरा लिखेंगे। एग्ज़ाम में आप कभी भी शॉर्ट फॉर्म्स का यूज़ नहीं करेंगे, नम मार्क्स कट जाएंगे आपके। कॉलोनियल गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज़ व more concerned जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी, उनका मोर कंसर्न क्या था? मोर मतलब सबसे ज़्यादा वो किस चीज़ को लेके चिंतित थे? वो था विद द प्रमोशन। किस चीज़ का प्रमोशन? मूवी का ये प्रमोशन नहीं है। एंड प्रोटेक्शन, किसको प्रोटेक्ट करना था? क्योंकि हम इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो आपका पूरा फोकस किस पे होना चाहिए? इकोनॉमी पे। यानी कि वो सबसे ज़्यादा चिंतित थे, उनके दिमाग में एक ही बात था, प्रमोशन करना है और प्रोटेक्शन करना है। किसका? इंडियन इकोनॉमी का नहीं, ऑफ देयर होम कंट्री, यानी ब्रिटेन का। वो सिर्फ इसी बात पे लगे हुए थे, उनके दिमाग में एक ही चीज़ चलती रहती थी। उनके वो जो भी पॉलिसीज़ बनाते थे, कई लोग बोलते हैं आज के टाइम में कि इससे ज़्यादा अच्छा टाइम तो अंग्रेज़ों का था, इससे ज़्यादा अच्छा टाइम तो अंग्रेज़ों का था। वो उस टाइम पे थे नहीं ना, इसलिए कुछ भी बोलते हैं। कई लोग ऐसे भी सपोर्ट में बोलते हैं कि
अगर ब्रिटेन नहीं आती तो हमारे पास रेलवे नहीं होता, डाक नहीं होता, है ना, रोड्स नहीं होते, रेलवेज़ नहीं होते, ब्रिजेज़ नहीं होते। एक्चुअली में वो हमारे लिए कर ही नहीं रहे थे। पढ़ेंगे इसको हम, ठीक है। वो जो कुछ भी उनके दिमाग में आता था वो सिर्फ एक ही बात उन सेंटर में रहता था कि ये पॉलिसी कैसे ना कैसे करके बस हमारे होम कंट्री को फ़ायदा पहुंचा दे, ठीक है। तो वो सिर्फ प्रमोशन और प्रोटेक्शन में थे। प्रमोशन कि बिज़नेस बढ़ाओ, बिज़नेस बढ़ाओ, और प्रोटेक्शन अगर उस बिज़नेस को मतलब कोई ख़राब करे तो तुम उसको ख़राब कर दो। तो प्रमोशन और प्रोटेक्शन में थे ऑफ देयर होम कंट्री। वो सिर्फ अपने होम कंट्री के बारे में सोचते थे। ये ब्रिटेन की पॉलिसी थी। नेक्स्ट, ये सब आपको याद रखना है, बहुत इजी है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। क्या करना है, इन्होंने क्या किया था, द इंडियन इकोनॉमी द इंडियन इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म्ड। ये जितने भी मैं आप यहाँ पे एरो लगा रहा हूँ, एरो आप भी लगाएंगे, बट हाँ जब इसका सेंटेंस बनाएंगे तब आप इस एरो को हटा देंगे, ठीक है। द इंडियन इकोनॉमी ट्रांसफॉर्म्ड, बदल दिया गया, इंडियन इकोनॉमी को पूरी तरीके से बदल दिया गया, ट्रांसफॉर्म कर दिया गया। किस में, इनटू सप्लायर, सिर्फ सप्लायर बना के छोड़ दिया हमें, है ना। ऊपर भी हम पढ़ चुके हैं, फर्स्ट पॉइंट में आप देखेंगे वहाँ पे भी क्या था, कंट्री टू बीइंग अ रॉ मटेरियल सप्लायर। यहाँ पे भी है, ट्रांसफॉर्म कर दिया गया था सप्लायर ऑफ। देखो ये रिपीट हो रहा है बट ये अलग तरीके से लिखा हुआ है, तो आपको भी इसी तरीके से लिखना है, आपके बुक का ये इनटू सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड, हमें सप्लायर बना दिया रॉ मटेरियल का, एंड कंज्यूमर, हम कंज्यूमर तो थे ही ना, कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें जोड़ देते हैं फिनिश्ड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक है। इसमें क्या किया गया था, इंडियन इकोनॉमी को बदल दिया गया था। कैसे बदल दिया गया था, एक सेकेंड, हमें सप्लायर बना दिया था रॉ मटेरियल का और कंज्यूमर बना दिया था फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन। मतलब सारा का सारा यहाँ से जो रॉ मटेरियल कच्चा माल होता था वो सब भेज देते थे इंग्लैंड, वहाँ पे उसको प्रोसेस करते थे और वापस इंडिया लेके आते थे और फिर हमें बेच देते थे, है ना। जैसे हमने यहाँ पे गन्ना उगाया, गन्ना भर भर के लेके चले गए, वहाँ चीनी बनाई और वापस से चीनी हमें लाके बेच दिया। तो इसमें फ़ायदा हो रहा है, घाटा हो रहा है, बहुत घाटा होता था। अभी आगे पढ़ेंगे हम इसको। क्या होता था कि गुलाम तो थे ही, वो यहाँ पे सिर्फ उसका उत्पादन करवाते थे, प्रोडक्शन करवाते थे, ठीक है। उग गया तो फ्री में लेके चले जाते थे, पैसे नहीं देते थे, और जब वो वहाँ से चीनी बना के लेके आते थे तो वो पैसे में बेचते थे। समझ में आ रहा है। इस तरीके से इन्होंने इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा बर्बाद किया था। जैसे कि ये देखो आप, इस तरीके से ये हमारा क्या था, कॉटन इंडस्ट्री था। ये दिख रहा है आपको, बनाया जा रहा है, रुई वगैरह चरखा काता जा रहा है, जो भी धोती वगैरह जो भी ये बना रहे हैं,
इस इंडस्ट्री को इन्होंने बर्बाद कर दिया था। ठीक है, ये देखो, और ये है वहाँ की ब्रिटेन की फैक्ट्री, ये देखो, ये है इंडियन फैक्ट्री, ये दिख रहा है आपको, और ये है ब्रिटेन की फैक्ट्री, कंपनी दिख रही है ना आपको, पूरे मशीन, ऑटोमेटेड मशीन लगे हुए हैं। यहाँ पे बनाने के लिए कुछ नहीं बचा, दिख रहा है आपको कहीं पे भी रॉ मटेरियल कुछ दिख रहा है? कुछ नहीं, बस वो 2-4 धागे दिख रहे हैं, और यहाँ पे देखो थान के थान लगे हुए हैं, ये देखो दिख रहा है। तो ये सारा रॉ मटेरियल वो कहाँ से लेके जाते थे? इंडिया से। ठीक है, और यहाँ पे ये प्रोसेस करते थे और वापस हमें ला के बेचते थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, 6th पॉइंट। सिक्स्थ पॉइंट, द colonial government never made any sincere attempt to estimate India's national and पर कैपिटा इनकम। ये वर्ड आपके लिए पूरा फेमिलियर हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम, आप इसको बहुत बार पढ़ने वाले हो। ठीक है, पर कैपिटा इनकम, जैसे आपने सुना होगा वर्ड कि हमारी जीडीपी बढ़ रही है, हमारी जीडीपी घट रही है, तो वो क्या है? वो है हमारे इंडिया देश की इनकम, है ना, कि हम कितना कमा रहे हैं, पूरा देश मिलके कितना कमा रहा है। जीडीपी 4% है, जीडीपी 5% है, जीडीपी 6% है, जीडीपी इस साल 7% रहने का अनुमान है, जीडीपी इस साल घट जाएगी, जीडीपी इस साल बढ़ जाएगी, जीडीपी इस तिमाही में 0.3% बढ़ा। ऐसा न्यूज़ सुना है आप लोगों ने? कभी नहीं सुना तो आप लोग सुनो। ठीक है, आप ये सब वर्ड सुनोगे तभी आपके ध्यान में रहेगा, अदरवाइज़ कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वर्ड आपके पास होने चाहिए। तो जो जीडीपी वर्ड आता है वो नेशनल इनकम है, कि हम कितने ग्रोथ कर रहे हैं, हम कितना कमा रहे हैं। इसी तरीके से पर कैपिटा इनकम होती है। पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है हमारे देश में एक आदमी, एक पर्सन, जो एक इंडिविजुअल है, पर्सनली वो कितना कमा रहा है। ठीक है, एवरेजली, प्रॉपर किसी के घर में घुस के नहीं चेक करना है कि हाँ भाई बता कितना कमा रहा है, ऐसे नहीं। मतलब हम एक नॉर्मली कैलकुलेशन करते हैं, एक डाटा बनाते हैं कि हाँ जी लगभग इतना इतना कमाते हैं, है ना। जैसे आपने सुना होगा कि जैसे अमेरिका या इंडिया का अगर कंपैरिजन करते तो जो अमेरिका है वो इंडिया वालों से बहुत ज़्यादा कमाते हैं। तो क्या पर्सनली जाके पूछ लेते हैं क्या कितना कमाते हो? ऐसे नहीं, एवरेज निकालते हैं। तो ये पर कैपिटा इनकम है कि एवरेजली एक आदमी कितना कमाता है। तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी उसने कभी भी ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि इंडिया कितना कमा रहा है और इंडिया में रहने वाले लोग कितना कमा पा रहे हैं। आप समझ रहे हो इस बात को? यानी उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि तुम कितना भी कमाओ बट हमें टैक्स दो। तुम चाहे 1000 रुपया कमाओ, 1 लाख रुपया कमाओ, तुम कुछ भी मत कमाओ बट हमें टैक्स दो। ठीक है, जैसा हम कहते हैं वैसा करो। तो इन्होंने इस तरीके से, तो क्योंकि वो गवर्नमेंट में थे तो उनकी ये जिम्मेदारी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट वो इस बात को तो मानने को तैयार नहीं थे। तो कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कभी भी ये जानने की कोशिश नहीं की, सिंसियर अटैम्प्ट नहीं किया उन्होंने। सिंसियर अटैम्प्ट, कभी भी सीरियस नहीं हुए वो कि हम नेशनल इनकम हमारी कितनी है और पर कैपिटा इनकम हमारी कितनी है। ठीक है,
नेक्स्ट, तो क्या किसी ने भी कोशिश नहीं की? कभी भी कोशिश नहीं हुई। ठीक है, कुछ नाम आपको याद रखने हैं। जैसे लिखेंगे आप सम इंडिविजुअल्स। देखिए वीडियोज़ है ना, बहुत आपको सीरियसली बताया जा रहा है, आपके साथ नोटिंग करवाई जा रही है प्रॉपर। ठीक है, नोट्स बनवाए जा रहे हैं, आप इसको सीरियसली पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो इसकी वो तो आपकी मर्ज़ी है, बट अगर आप क्लास कर रहे हैं, बेसिकली ये पूरा प्रॉपर क्लास ही है, तो क्लास स्किप नहीं किया जा सकता है, क्योंकि वीडियो बोर्ड में है, आपके पास अवेलेबल है, आप कर सकते हैं, बट आपको करना नहीं चाहिए। ठीक है, और आप सीरियसली होकर इसको पढ़ेंगे। चलिए, सम इंडिविजुअल्स अटेम्प्ट्स which were made to। और अगर वीडियो लंबी हो भी जाती है तो आपको प्रॉपर यहाँ समझाया जा रहा है, तो आप उसको चिंता नहीं करना कि वीडियो बहुत लंबा हो गया, हमारा डाटा ख़त्म हो जाएगा, हम व्हाट्सएप नहीं चला पाएंगे, ऐसा नहीं करना। ठीक है, मेड टू मेजर। हाँ, एक कह रहे हैं इंस्टाग्राम भी नहीं चला पाएंगे। ठीक है, मेजर सच इनकम्स यील्डेड। एक वर्ड ये बहुत इम्पोर्टेंट है, यील्डेड, इसको आगे कवर करेंगे। कॉन्फ्लिक्टिंग। यील्ड का सिंपल सा मतलब होता है प्रोडक्शन से ही रिलेटेड है वो, कि हमारी कितनी कैपेसिटी है और हम कितना प्रोडक्शन कर पा रहे हैं। बहुत नॉर्मल सा ही डेफिनेशन है, बट आप इतना ही समझो अभी। कॉन्फ्लिक्टिंग एंड इनकंसिस्टेंसी रिजल्ट्स। देखो क्या कहता है, ये इसी में है, ये 7th पॉइंट नहीं है। कहता है सम इंडिविजुअल्स अटेम्प्ट्स, कुछ लोगों ने कोशिश की, क्योंकि इंडिया में सिंसियर लोग भी रहते थे उस टाइम पे भी, आज भी हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, गवर्नमेंट नहीं कर रही है तो क्या, हमारे पास इतना बुद्धि है, कोई बात नहीं, थोड़ा सोर्स की कमी है, कम डाटा मिलेगा, बट हम इसको कर तो सकते ही हैं। तो उन्होंने क्या किया कि हमारी जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है या हमारे पास जितनी नॉलेज है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं हम, और हम खुद इसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने अटेम्प्ट किए सच इनकम्स यील्डेड, जो इनकम्स उन्होंने यील्ड किया, मतलब जो इनकम का जो डाटा था, जो रिज़ल्ट था, जो वो उनके पास आया। यील्डेड का मतलब प्रोडक्शन या फिर कुछ इनकम या फिर जनरेशन, इस तरीके से वर्ड ये मान सकते हो आप। यील्डेड मतलब उनके पास ये डाटा आया, बट दैट वाज कन्फ्लिक्टिंग, कन्फ्लिक्ट थे उसमें बहुत सारे, क्योंकि प्रॉपर सोर्स नहीं था उनके पास, है ना। कन्फ्लिक्ट में थे, मतलब डाटा ठीक से बन नहीं पाया, उसमें दिक्कतें थी बहुत सारी। इनकंसिस्टेंट था वो कोई रिलायबल नहीं था कि मुझको सच मान लिया जाए कि नहीं जी ये है, अच्छा है, ठीक है, आपने अच्छा डाटा बनाया, क्योंकि उनके पास लिमिटेड सोर्सेज थे। ठीक है, उसमें से कुछ नाम हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, वो आपको नाम याद रखने हैं। जैसे एक आपको पहले पर कैपिटा का बता देते हैं। ये देखो, ये पर कैपिटा इनकम थी मेरे 1850 से 1950। स्वीडन में अगर आप ये परसेंटेज हटा दो आप सिंपली, ठीक है, तो स्वीडन में 526, यूएसए का 417, यूके मतलब ब्रिटेन का 198, जापान का 182, जर्मनी का 172 172, इंडिया का कितना था 4%। चाइना उस टाइम पे पीछे चल रहा था, है ना। वो रीज़न आप छोड़ दो, यहाँ पे झगड़ा नहीं करेंगे हम कि नहीं चाइना का माइनस में क्यों है, बट अब ये याद रखना कि इंडिया 4% पर दिख रहा है आपको। 4%, अगर इसको हम रुपीज़ ही कन्वर्ट कर लिया जाए तो
4 रुपये था बस, यानी एक आदमी 4 रुपये कमा पा रहा था। एवरेज है, एवरेज, सब नहीं, एवरेज है। दिख रहा है कितना कम है? क्लियर है आपको? अब देखिए ये हैं द ग्रेट ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। इनका नाम है दादा भाई नौरोजी। इन्होंने बहुत सीरियसली इस चीज़ को काउंटर किया था और इन्होंने पर कैपिटा इनकम फाइंड करने की कोशिश की थी। तो इसमें कुछ नाम हैं, ये नाम हम लिखेंगे। एक हैं, लिखेंगे दादा, आपको नाम एक बार में ही याद हो जाएगा, ये नाम ही ऐसा है, दादा भाई नौरोजी, नौरोजी, ठीक है। फिर है, मैं कर देता हूँ इस साइड, विलियम डिग्बी। डिग्बी है, डिग्बी, बिग बी नहीं, डिग्बी। बिग बी तो अमिताभ बच्चन है। और एक हैं V.K.R.V. राव, ये साउथ के थे, नाम से पता चल रहा है आपको। इसको अंडरलाइन करके लिखेंगे, whose estimates considered very significant, है ना। V.K.R.V. राव है, उनका जो एस्टिमेशन था, ये बहुत पढ़े लिखे थे। अच्छा नहीं, ये whose estimates considered very significant, इन्होंने जो डाटा निकाला था वो बहुत सिग्निफिकेंट माना गया था उस टाइम पे, ठीक है। देखते हैं कौन थे। ये हैं, दिख रहा है आपको, ये कोट वोट पहना हुआ इन्होंने और ग्रेजुएशन की टोपी रखी हुई है, सर पे नहीं है, बट ये ग्रेजुएट थे, बहुत पढ़े लिखे थे। तो इनका जो कैलकुलेशन था पर कैपिटा इनकम का, नेशनल इनकम का, ये बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत सटीक माना गया कि नहीं आपने तो कमाल ही कर दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब आता है 7th पॉइंट। कहते हैं द कंट्रीज ग्रोथ ऑफ एग्रीगेट, क्या, द कंट्रीज the country's growth of aggregate real output देखो, जब पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट किया गया था तब ये चलो इसको लिख लेते हैं पहले, ड्यूरिंग, क्लियर हो जाएगा आपको, इजी है। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, मतलब जो 20th सेंचुरी थी उसका जो फर्स्ट हाफ था, ठीक है, वॉज लेस देन 2%, वॉज लेस देन 2%, मतलब हमारी ग्रोथ कितनी हो रही थी, 2%। मतलब मान लो कि अगर हमारे पास पिछले साल 100 रुपया था, तो इस साल हमारे पास कितना रुपया हुआ, 102 रुपये, सिर्फ 2 रुपये बढ़े हमारे पास। ये था हमारी इंडिया की ग्रोथ, कॉलोनियल जो रूल था उस टाइम पे, ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट थी वो, ठीक है। ये आज की क्लास हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, ठीक है। इसके बाद
नेक्स्ट वीडियो आपके पास आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। आप सब्सक्राइब कर लेंगे चैनल, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास। और अगर कोई आपको डाउट होता है, अभी चैप्टर चलेगा, चैप्टर धीरे धीरे जैसे जैसे कंप्लीट होगा, आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और वीडियो आप पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे। स्किप करेंगे तो जो हो सकता है बीच में कोई इम्पोर्टेंट बात रह गई हो तो वो छूट जाए, ठीक है। तो आपको टाइम देना है, बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा भी नहीं हुआ है, 1 घंटा भी पूरा नहीं हुआ है ना। चलिए इतना ही करेंगे। टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, ओके बाय बाय।